सलाम वालेकुम। अ, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या, डेट पॉलिसी। तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई डेट होता क्या है। डेट होता है कर्जा, जो आप किसी से पैसे लेते हो, तो जब आप उसको रिटर्न करते हो, तो इस तरह की जो दो कंडीशंस होती है ना, जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो और जब आपको वो चीज़ रिटर्न करनी होती है, जब वो चाहे कोई पैसा हो या कोई एसेट हो या कुछ भी हो, तो उसको सम सॉर्ट ऑफ डेट ही माना जाता है। तो डेट पॉलिसी क्या है कि डेट को किस तरीके से मैनेज करना है, या डेट बेसिकली डेट के फायदे क्या है, डेट के नुकसान क्या है। तो वो सारी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। ठीक है। एक रफ एग्जांपल टीचर हैज गिवन इन अस इन आवर क्लास, पिज्जा। सपोज देयर इज अ पिज्जा, आई एम मेकिंग द राउंड पिज्जा। सही है भाई, ये पिज्जा हो गया। एंड आई हैव मेड द 4 pieces, 1, 2, 3, 4। अब if I make 4 pieces, 8 pieces, 6 pieces, इससे पिज्जा की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ हाउ मैनी pieces I cut pizza, it does not affect the value of pizza। सही है। मतलब अगर मैं पिज्जा के बहुत सारे पीसेस भी कर दूं ना, तो पिज्जा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वेट, उसका मटेरियल, उसका टेस्ट, इट विल बी सेम। सही है। बट इट्स माय चॉइस कि मैं कितने पीसेस खाना चाह रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर मैं पूरा पिज्जा पकड़ के छोटे छोटे बाइट्स करूंगा, तो हार्डली चांसेस है कि मैं उसके साथ कुछ गिरा दूं, उसको वेस्ट कर दूं, या इस तरह की चीजें मैं करने लग जाऊं। सही है। पिज्जा को मैंने 4 पीसेस में काट लिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिज्जा को ना, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है कि हाफ पिज्जा जो होता है डिफरेंट फ्लेवर का होता है, और जो हाफ पिज्जा होता है वो डिफरेंट फ्लेवर का होता है। मतलब अगर ये बीफ है तो ये चिकन है। मतलब इस तरीके का होता है। अब किसी की चॉइस होती है कि पूरा चिकन का खा ले। अब इससे पिज्जा की जो ब्रेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही चीज हम अप्लाई करते हैं फर्म्स पे। सपोज our pizza is our total assets। our pizza is our total assets। मतलब जो फर्म की कैपेसिटी है, या जो फर्म जिस पे रन कर रहा है, वो हमारे टोटल एसेट्स हैं। तो मतलब जितना मेरा हंगर है वो मेरा एक पिज्जा से सेटिस्फाई हो जाता है। अब वो चिकन का हो, बीफ का, वो मैटर थोड़ी करता है, मेरी भूख तो मिट रही है। सही है। तो पिज्जा हमारा टोटल एसेट्स है। ठीक है। अब पिज्जा हमारा टोटल एसेट्स है। जब हमने पिज्जा को ब्रेक किया ना, तो हमने पिज्जा को ब्रेक किया दो हिस्सों में, यानी एक बीफ वाला हिस्सा और एक चिकन वाला हिस्सा। तो मैं बोल देता हूँ बीफ वाला जो हिस्सा है ना, वो मेरा क्या है, डेट है। सही है। एंड जो चिकन वाला हिस्सा है मेरा, इक्विटी है। वो मैंने खुद के पैसे लगाए हैं या शेयर होल्डर से लिए। तो अब मैं पूरा पिज्जा बीफ का बना दूं या पूरा पिज्जा चिकन का बना लूं, तो इससे पिज्जा की वैल्यू पे, यानी टोटल एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और आपने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ी होगी कि एसेट्स एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या इक्विटी। अब चाहे ये बड़ा हो जाए या ये कम हो जाए, या ये कम हो जाए या ये बड़ा हो जाए, इससे एसेट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप जहां से जितनी भी फाइनेंसिंग करें, इससे आपके एसेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप पिज्जा में 4 पीस करो, 6 करो, 1000 करो, एसेट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही सिनेरियो होता है अगर एक फर्म लाइबिलिटीज लेती है या डेट फाइनेंसिंग करती है या पूरी इक्विटी फाइनेंसिंग करती है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या अदर थिंग्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है और क्या नहीं पड़ता।
तो आई गेस ये चीज आपको थोड़ा बहुत आइडिया बना रही होगी, क्योंकि मैं बता देता हूँ डेट क्या होता है। कर्जा होता है। क्या होता है? कर्जा होता है। जब आप किसी से कर्जा लेते हो ना, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लाइबिलिटी क्यों होती है? एक तो रीपे करना है, दूसरा इंटरेस्ट देना है। वैसे तो इस्लाम में जायज नहीं है, बट दुनिया में चलता है। डेट होता है, कर्जा होता है, रीपे करना होता है। अगर अपनी इक्विटी है, ओनर्स ओनर्स इक्विटी है। अगर ओनर्स इक्विटी है ना, ओनर है, ओन करता है, तो उसको नो रीपे करना पड़ता है। जो आता है ओनली प्रॉफिट आता है। ओनली प्रॉफिट आता है। अब इस केस में आप कहोगे कि भाई प्रॉफिट यहाँ ज्यादा होता है, प्रॉफिट हाइयर। यहाँ पे एक्सपेंस होता है। यहाँ पे एक्सपेंस होता है, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आपके बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है। जब एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट राइज करता है। ये बात तो सेंस वाली बात है। बट जब रिटर्न्स की बात आती है, जब आपके ओनर एक से ज्यादा हों, या जो टैक्स की जो चीजें आती हैं, उसमें हम एप्लीकेशंस देखेंगे तो क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। आई गेस ये काफी है इतना। इसका हम एक सवाल करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। एनके एंटरप्राइजेस हैज द फॉलोइंग डेटा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। प्राइस पर शेयर कितना है? 10। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी? 10 लाख। सिंपली कुछ भी नहीं करा, इसने ये किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो हमारी 10 लाख वैल्यू आ गई। सही है। इट यूजेस जीरो डेट फाइनेंसिंग अप्रोच, यानी जितनी भी हमारी टोटल एसेट्स को हम परचेज करेंगे वो सारी की सारी ओनर्स के पैसे से करेंगे। और दूसरे वाले सिनेरियो में क्या है? इट यूजेस 50% डेट एंड 50% इक्विटी फाइनेंसिंग। वो पार्ट भी नहीं होगा। ठीक है। और उसने एक हमें छोटा सा डेटा और दे दिया कि भाई स्लम्प है, नॉर्मल है, बूम है और ऑपरेटिंग इनकम है। स्लम्प क्या होता है? लोवेस्ट या लोवेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, या जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में होती है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। नॉर्मल में क्या होता है? ग्रोथ भी स्टेबलाइज होती है, कोई इन्फ्लेशन भी स्टेबलाइज होती है। और बूम में क्या होता है? हाईएस्ट ग्रोथ होती है, पीक होती है, लोग स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे होते हैं, कंजम्पशन बढ़ रही होती है। तो ये 3 डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेजेस हैं। और इन पे ऑपरेटिंग इनकम भी आपका नजर आ रहा है। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो प्रॉफिट कम होता है, नॉर्मल होती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, बूम पे होती है तो और बढ़ जाता है। ठीक है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? अर्निंग्स पर शेयर निकालो, रिटर्न ऑन शेयर्स निकालो, एंड पीई रेशो निकालो। आई गेस आपको इनके फॉर्मूलाज आते हैं, जो 3 रेशोज के मैंने नाम लिखे। इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। ऑपरेटिंग इनकम तीनों सिचुएशन में यही है। अब जाहिर है, मतलब मेरा कोई ऑपरेटिंग इनकम तो आ गई ना, मैंने डेट फाइनेंसिंग की। डेट फाइनेंसिंग की होती तो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेस कर देता, बट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की जरूरत ही नहीं है। जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनको ये सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसने हमसे क्या बोला है? अर्निंग्स पर शेयर निकालो, रिटर्न ऑन शेयर निकालो। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ईपीएस, रिटर्न ऑन शेयर्स, ROS। और तीसरा है पीई रेशो। तीसरा क्या है? पीई रेशो। पीई रेशो। तो ठीक है भाई, ईपीएस कैसे निकलता है? अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलता है? अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलता है? बेसिकली अर्निंग्स अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे निकलता है। और ROS यानी रिटर्न्स ऑन शेयर कैसे निकलता है? अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ शेयर। प्राइस पर शेयर
ये ऐसे निकलता है। और पीई रेशो कैसे निकलता है? पीई रेशो कैसे निकलता है? प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये तीन रेशो के मैंने सिंपली फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ भाई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जैसे अगर मुझे ईपीएस कैलकुलेट करना है, ये ईपीएस सीबीएम वाली सोसाइटी नहीं, ये अर्निंग पर शेयर की बात होगी है, सही है। तो ईपीएस मैंने लिख दिया। अब अर्निंग्स कितनी है स्लम्प में? अब स्लम्प में अर्निंग्स कितनी है? भाई कोई टैक्स वगैरह नहीं है, इसने कुछ बताया नहीं है, तो हम लिखेंगे 75,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मैं देख लेता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं पार्ट ए में? इसने मुझे बताया हुआ था कि भाई आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो 1 लाख है, 100,000 से। वो मैं इसको क्या करता हूँ, 100,000 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास जो ईपीएस आ जाता है वो आ जाता है 0.75। आसान है। तो मैं लिख देता हूँ ईपीएस इसका आ रहा है 0.75। और इसी तरीके से ये मैंने स्लम्प का निकाला, स्लम्प के बाद नॉर्मल का निकालता हूँ। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। ईपीएस एन लिख देता हूँ नॉर्मल का, और इसका छोटा एस स्लम्प का। तो अर्निंग्स प्राइस की 1,25,000 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 100,000। अगर आपको ये मतलब आता है, आपको लग रहा है कि यार लंबी हो रही है, तो आप वीडियो को स्किप कर लो, मतलब स्पीड बढ़ा लो, ताकि जिसको समझ में नहीं आता एटलीस्ट उसको तो समझ में आ जाए। तो इसका आंसर आ रहा है 1.25 पर शेयर। इसका भी है पर शेयर। और ईपीएस निकालना है मुझे बूम का, तो उसकी अर्निंग से 175,000। और इसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स है 100,000, तो इसका आंसर आ रहा है 1.75। तो ये मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आता है रिटर्न ऑन शेयर्स। रिटर्न ऑन शेयर्स, भाई शेयर की प्राइस क्या है? आपको पता है शेयर की प्राइस क्या है? देख लेते हैं। सही है। भाई इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि भाई प्राइस पर शेयर कितनी, 10 रुपए। तो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कुछ मसला नहीं है। अभी हम निकाल रहे हैं रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ स्लम्प। सही है। इसका फॉर्मूला क्या था? अर्निंग पर शेयर। भाई अर्निंग पर शेयर पहले वाले की कितनी थी? 0.75। ठीक है, उसको हमने डिवाइड करा प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर कितनी है? 10। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए, लेट मी डू। इसका आंसर आ रहा है 7.5%। 7.5%। और रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ बूम कितना है? अर्निंग्स है इसकी 1.25, और ये है 10। इसको मल्टीप्लाई करा 100 से, तो ये आ गया 12.5%। एंड रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ बूम है, ये नॉर्मल था, सॉरी, नॉर्मल। तो इसका आ रहा है 1.75 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आ रहा है 17.55%। तो ये एज इट इज में चीजें ऊपर लिख देता हूँ। 7.5%, 12.5%, 17.5%। अब पीई रेशो सर ने करवाया नहीं है, बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज पूछ सकते हैं सर, क्योंकि उन्होंने जो दूसरे क्वेश्चंस करवाए हैं तो उसमें ये चीज इन्वॉल्व है। तो प्राइस पर शेयर कितनी है? 10 10 10 10। अब पीई रेशो निकालने के लिए, पीई रेशो ऊपर क्या आती है? प्राइस पर शेयर आती है। प्राइस पर शेयर तीनों केसेस में 10 थी, तो मैंने 10 एज इट इज लिख दिया। और इसको मुझे डिवाइड करना है ईपीएस से।
दोबारा कहूंगा, ये सोसाइटी नहीं है, ये अर्निंग पर शेयर है। तो ईपीएस कितना है हमारा, इसमें है 0.75, इसमें है हमारा 1.25, इसमें है 1.75। तो इससे हमारा पीई रेशो आ जाएगा। तो पीई रेशो 110 डिवाइडेड बाय 0.75, ये है 13.33। 10 divided by 1.25, this is 8। ये आ रहा है 5.714। तो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है 13.33, ये 8 है, और ये है हमारा 5.71। अब इसने पार्ट ए में क्या बोला था भाई, ये सारे रेशियोज कैलकुलेट करो। और ये जो पार्ट ए किया है ना हमने, बिफोर डेट फाइनेंसिंग यानी जीरो डेट फाइनेंसिंग पे किया है। अब हम करते हैं पार्ट बी। इसको मैं लिख देता हूँ पार्ट ए। नाउ लेट्स डू पार्ट बी। पार्ट बी के लिए देख लेते हैं। सही है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 5 लाख, इक्विटी इज दिस 500 lakhs, एंड ऑल्सो विद नो नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, एंड ऑल्सो कैलकुलेट आफ्टर डेट फाइनेंसिंग विद सम रेशियोज। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करवाना चाहूंगा कि जब हमने डेट फाइनेंसिंग की ना, तो हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी था। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था, विच इज 50K या 50,000। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो देखते हैं। आपने नॉर्मल सी चीज पढ़ी होगी कि जब ऑपरेटिंग इनकम आती है ना, तो इसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, वो तीनों सिनेरियोज में सेम होगा। भाई मैंने डेट फाइनेंसिंग करी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 50,000 रुपये का, तो इसको मैं लेस करूंगा। ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर टैक्स नहीं है तो ये डायरेक्ट नेट इनकम हो जाएगा। सही है। तो 75,000 में से हम 50,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,000। और ये करेंगे तो 75,000, और ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125,000। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा सबको। और जो पहले रेशियोज हमने करे थे वही करने हैं। कौन से करे थे, अर्निंग पर शेयर, प्राइस पर शेयर, यही था ना, प्राइस पर शेयर। सॉरी, रिटर्न ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑन शेयर, पी ई रेशो। अब मैं दोबारा फॉर्मूलाज तो नहीं लिखूंगा, अब आई विल डू डायरेक्टली। अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग वन। अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50,000। आप बोलोगे भाई ये कैसे पता चला। एक तो इसने मुझे पार्ट बी में पहले ही बता दिया था कि अब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। पहले 100% इक्विटी फाइनेंस थी, अब 50% हो गई। तो पहले 1 लाख शेयर्स या 50,000 शेयर्स हो गए। तो इस केस में अर्निंग पर शेयर क्या आएगी, 0.5, 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000। और दूसरे केस में क्या है कि 75,000 इनकम है या टोटल अर्निंग्स है, और 50,000 हमारी। तो ये हो जाएगा 1.25, 75 डिवाइडेड बाय 50,000। नहीं, 1.25 तो नहीं होगा, 1.5 हो रहा है।
और थर्ड सिनेरियो में क्या है, 1 to 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 50, ये हो रहा है 2.5। तो हम एज इट इज अर्निंग्स पर शेयर को लिख देते हैं 0.5, 1.5, 2.5। रिटर्न ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑन शेयर्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ शेयर। देखो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे पार्ट बी में मैं छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी बट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। 5 लाख रुपए की वैल्यू है मेरी, और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000। तो प्राइस पर शेयर क्या आ रही है, 10 रुपीज, रुपीज 10 पर शेयर। तो ये मैंने यहाँ से निकाली। खैर पहले वाले पार्ट में भी 10 थी, बट कभी कभार इतना आसान सवाल आता नहीं। तो ये बन रहा है 5%, और ये बनेगा अर्निंग्स इसकी कितनी है, अर्निंग पर शेयर 1.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 15%। और ये 1 to 5,000, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। पहले 5%, फिर 15%, ये लिख देता हूँ 5%, और ये होता है 15%, और ये होता है 25%। अब पीई रेशो निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशो। भाई प्राइस 10 है तीनों केसेस में, प्राइस 10 है, प्राइस 10 है। अर्निंग्स कितनी है, 0.5। यहाँ पे अर्निंग्स कितनी है, 1.5। और यहाँ पे अर्निंग्स कितनी है, 2.5। तो ये आ रहा है 4, 10 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ रहा है 6.67, एंड 0.5 ये आ रहा है 20, 20 रुपीज, 20, नहीं रुपीज तो नहीं है, ये टाइम्स है। ये प्राइस का 10 20 टाइम्स मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, प्राइस का 6.67 टाइम्स मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे 4 टाइम्स, टाइम्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज तो हमने कर ली। पार्ट बी में जाते हैं। ये सब बता दिया इसने, ये वो करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द आफ्टर डेट फाइनेंसिंग। अब हमने पार्ट ए भी कर लिया है, हमने पार्ट ए भी कर लिया है, और हमने पार्ट बी भी कर लिया। नाउ व्हाट टू डू, हमें इसका पार्ट सी करना है। क्या करना है, पार्ट सी करना है। पार्ट सी के लिए आपको अपना, पार्ट सी के लिए आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सही है। इफेक्ट, इफेक्ट ऑन रेशोस, इफेक्ट ऑन रेशोस, ईपीएस था, ईपीएस था, रिटर्न ऑन शेयर था, तीसरा वाला था पीई रेशो, पीई रेशो। ये 3 रेशोस थे, एंड 3 इकोनॉमिक कंडीशंस थी, 3 इकोनॉमिक कंडीशंस थी। कंपेयर करते हैं। अर्निंग पर शेयर जो था ना, बिफोर डेट फाइनेंसिंग, वो कितना था, 0.75। आफ्टर डेट फाइनेंसिंग वो क्या हो गया, 0.5। तो ये नोटिस किया गया इन स्लम्प, इन स्लम्प
earnings per share has been reduced रिड्यूस हो गया, या इसको हम कहते हैं वर्स ऑफ। इसको मैं बता देता हूँ। भाई स्लम सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर रिड्यूस क्यों हुआ, वर्स ऑफ क्यों होगा? इसकी सिंपल सी बात है, जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही होती है तो कौन इन्वेस्टमेंट करता है? कोई पागल ही आदमी होता है जो डेट लेके, कर्जे लेके इन्वेस्टमेंट करता है। वाइल इन केस इन केस ऑफ नॉर्मल नॉर्मल एंड बूम, अर्निंग्स, ईपीएस लिख देता हूँ। ईपीएस से मुझे वो सोसाइटी याद आ जाती है। ईपीएस हैज बीन इंक्रीज्ड और इंक्रीज्ड हुआ है और बेटर ऑफ हुआ है। बेटर ऑफ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में, बूम में, इकोनॉमी में डिमांड होती है, तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके रिकवर होने के चांसेस बेटर ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अर्निंग्स पर शेयर था नॉर्मल में 1.25 और बूम में था 1.75। जब यहाँ पे हम आए तो हमारा 1.5 हो गया और यहाँ पे 2.5 हो गया। तो नॉर्मल में थोड़ा बड़ा, बट बूम में ज्यादा बढ़ गया। तो अर्निंग पर शेयर का हमने इफेक्ट तो देख लिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं, एज एज यू इंक्रीज डेट फाइनेंसिंग इन नॉर्मल एंड बूम, नॉर्मल हो या बूम हो, योर ईपीएस विल राइज। सही है। और इफ यू इंक्रीज इक्विटी फाइनेंस फाइनेंसिंग इन बूम एंड नॉर्मल योर ईपीएस विल डिक्रीज। ये बात तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब रिसेशन होता है या स्लम्प होता है तो हमें डेट फाइनेंसिंग की जगह इक्विटी फाइनेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी फाइनेंसेस में आपको कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। अब आते हैं हमारे दूसरे रेशोज पे। ये ज्यादा टाइम में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसका मैं यही वीडियो करा रहा हूँ और दूसरा मैं नहीं कर पा रहा। ईपीएस हो गया हमारा, रिटर्न ऑन शेयर हो गया। भाई रिटर्न ऑन शेयर किसमें इंप्रूव हुआ, किसमें वर्स ऑफ था? भाई पहले रिटर्न ऑन शेयर था 7.5%, 12.5%, 17.5%। बट बाद में हमने देखा 7.5% से 5% हो गया, 15% हो गया, फिर 25% हो गया। पहले 12.5 था, फिर 15% हो गया। फिर जब बूम में गए 17.5% था, फिर हो गया 25%। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है, ज्यादा नहीं लिख रहा। इन स्लम्प इन स्लम्प, ROS वर्स ऑफ इन slump after debt financing in boom slash normal ROC better off in debt financing.
मतलब कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप डेट फाइनेंस मतलब जैसे नॉर्मल हो या बूम हो, अगर आप डेट फाइनेंसिंग बढ़ाओगे, आपका ईपीएस एंड आरओसी विल बी बेटर ऑफ। अगर आप स्लम सिचुएशन में हो तो आप जितना डेट से बचोगे उतना ही आपकी अर्निंग्स पर शेयर, रिटर्न ऑन शेयर्स बेहतर होगी। तो इसमें इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा, पहले वाले में जो चीजें लिखी है ना इसमें भी आप वही लिख सकते हो। पर तीसरा आता है पीई रेशो। पीई रेशो, देखो जब स्लम्प होता है ना, जब स्लम्प होता है, व्हेन योर योर इकोनॉमी इज नॉट performing well, performing well, so its price price या market price of share goes down when economy performs well, तो इकोनॉमी ग्रो करती है, so market price of share rise, ऐसा ही होता है। तो ऊपर जाके देखते हैं। पहले स्लम सिचुएशन में स्लम सिचुएशन में क्या हुआ था कि प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा था, फिर नॉर्मल में गए और कम हुआ, बूम में गए और कम हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपकी प्राइस कम होती है ना, अर्निंग्स पे कोई खास फर्क नहीं आता। सही है, अर्निंग्स पे कोई खास फर्क नहीं आता। मतलब पहले 75,000 थी, फिर 1,25,000 हो गई, फिर 1,75,000 हो गई। तो अर्निंग्स तो बढ़ रही हैं, बट शेयर की प्राइस उस रिलेटिव नहीं बढ़ रही। शेयर की प्राइस वही फिक्स है। शेयर प्राइस अगर वॉलेटाइल होती है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस या जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो उनको स्टेबलाइज होना पड़ता है। जब इकोनॉमी स्लम्प में होती है तो प्राइस अपने लोवेस्ट पे चली जाती है, और जो रिटर्न होते हैं वो इमीडिएटली फॉल नहीं करते। अगर फॉल करेंगे तो वो कंपनी बंद हो जाएगी या कुछ अलग ही सीन हो जाएगा। लेकिन जब डेट फाइनेंसिंग करी ना हमने, डेट फाइनेंसिंग करी तो हमने देखा कि जो पीई रेशियो है वो और इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया स्लम सिचुएशन में। बाकी जो दो सिचुएशन थी ना उसमें उल्टा हो गया। नॉर्मल में पहले पीई रेशियो 8% था, बाद में 6.67% हो गया, टाइम्स हो गया। फिर बूम में 5.71 टाइम्स था, आफ्टर फाइनेंसिंग और कम हो गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया, आफ्टर डेट फाइनेंसिंग पीई रेशियो इन slump better of PE ratio in boom and normal, worse of मनी रिटर्न कम होगा। तो ये इसका मतलब थ्योरी वाला पार्ट था जो मुझे समझ में आ रहा था और मैं जिसको लॉजिकली लिंक कर पा रहा था, तो यही सीन है। आप थोड़ी सी मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी इकोनॉमी के ऊपर कमेंट वगैरह कर सकते हो। आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच। बट आई नीड योर फेवर कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, आप मुझे अप्रिशिएट करें, आप मुझे सब्सक्राइब के जरिए कमेंट्स करें। मतलब आई नीड दिस टाइप ऑफ सपोर्ट।